नमस्कार दोस्तों। मैं प्रोफेसर विद्या कुमार चौधरी, राजनीति विज्ञान विभाग, RDNTJ कॉलेज। आज के वीडियो के माध्यम से मैं सेमेस्टर 2 राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों से मुखातिब हूँ। आज मैं आप सबको चीन की विदेश नीति, उसके निर्धारक तत्व, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन की भूमिका और भारत चीन संबंधों पर अपने विचार आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैंने आप सबको बतलाया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उपनिवेशवाद के खात्मे के बाद बड़े ही गुणात्मक परिवर्तन आए। 50 से ज़्यादा देश स्वतंत्र हुए, उनमें भारत भी एक था। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति जो पहले यूरोप सेंट्रिक थी, वो अब धीरे धीरे बदल गई और यूरोप सेंट्रिक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बजाय अब जो है वो अन्य कई देश, जिसमें अमेरिका प्रमुख था, चीन, सोवियत संघ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन देशों का महत्व तेजी से बढ़ा। जब हम चीन की राजनीति और उसकी विदेश नीति का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से परीक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि चीन के विदेश नीति के निर्धारण में उसका भूगोल, उसका इतिहास, उसकी शासकीय विचारधारा, वहाँ के लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश, इन सबों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सबको पता है चीन में 1949 ईस्वी में समाजवादी क्रांति हुई और समाजवादी क्रांति के फलस्वरूप चीन में सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक बड़े पैमाने पर बदलाव आया और 1949 के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन का जो कद है वो उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया। हालांकि कुछ दिनों तक चीन को पश्चिमी देशों का बायकॉट भी झेलना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे चीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धारा में वापस आ गया और चीन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धारा में वापस लाने में भारत की प्रमुख भूमिका थी। आप सबको पता है, क्योंकि उस दौरान पूरे नेहरू काल में 1947 से लेकर 1964 तक चीन के साथ भारत के बड़े ही दोस्ताने संबंध थे। 1962 युद्ध से पहले भारत और चीन के बीच जो संबंध थे वो पड़ोसियों वाले संबंध ही नहीं थे, उससे आगे बढ़ कर गए थे। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा, पंचशील का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेहरू और चाउ एन लाई और अन्य चीनी नेताओं का साथ साथ किसी भी मुद्दे पर एक साथ खड़े होना, ये सारी चीज़ें भारत और चीन के संबंध के पुख्ता होने के प्रमाण थे। लेकिन फिर आया 1962 का युद्ध, आप सब जानते हैं, और उसके बाद भारत चीन संबंधों में जो गिरावट दर्ज की गई वो आज भी कायम है। पूरे नेहरू काल में जब आप भारत चीन संबंधों पर नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि नेहरू की एक अंतर्राष्ट्रीय छवि थी। उस वक्त का चीन आज का चीन नहीं था। उस समय चीन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो सम्मान प्राप्त नहीं था जो आज प्राप्त है। उस समय नेहरू का कद चीन के किसी भी नेता के कद से बड़ा था और भारत की दोस्ती उस समय चीन के लिए ज़्यादा ज़रूरी थी अपेक्षाकृत चीन की दोस्ती जो कि भारत के लिए ज़रूरी थी। यानी उस समय भारत चीन के लिए ज़्यादा मददगार था बनिस्बत की चीन भारत के लिए, और नेहरू ने खुले दिल से चीन का स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जहाँ कहीं भी
1949 से लेकर के और 1962 से पहले चीन को भारत की आवश्यकता हुई। भारत ने एक मित्र की तरह चीन का साथ दिया। लेकिन 1962 का युद्ध जो था वो भारत चीन संबंध, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं कि वो भारत चीन संबंधों में भारत के दृष्टिकोण से वो पीठ में छुरा घोंपने का समान था। और ऐसी परिस्थिति में भारत 1962 के युद्ध को कभी भूला नहीं, क्योंकि नेहरू ने उसे एक धोखे के रूप में लिया। और इसके कारण भारत चीन संबंध 1962 से राजीव गांधी के काल 1988 तक, अब देखें कि उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं, राजनीतिक संबंध भी नहीं थे भारत और चीन में। 1971 के युद्ध के दौरान भी चीन का व्यवहार जो भारत के प्रति था वो दोस्ताना नहीं था, वो पाकिस्तान के पक्ष में मजबूती से खड़ा था। हालांकि 1971 के युद्ध में चीन ने भारत को कोई सीधे हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसका झुकाव और उसका समर्थन सीधे सीधे पाकिस्तान के साथ था। नेहरू काल के बाद जब आप देखेंगे तो चीन की राजनीतिक हैसियत में बढ़ोतरी बहुत कम हुई, लेकिन चीन की आर्थिक हैसियत 1970 के बाद बहुत तेजी से बढ़ी। आपको पता है कि चीन में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र न होने का अपना फ़ायदा भी है और अपना नुकसान भी है। चीन के मामले में इसके फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान भी। आर्थिक रूप से लोकतंत्र का ना होना चीन के लिए फ़ायदेमंद है, राजनीतिक रूप से लोकतंत्र का ना होना चीन के लिए हमेशा से नुकसानदायक रहा। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आज भी चीन की जिन दो मुद्दों पर सबसे ज़्यादा आलोचना होती है, उसमें एक उसका लोकतांत्रिक देश ना होना और दूसरा मानवाधिकार के सिद्धांतों का पालन नहीं करना। तो भारत और चीन की विदेश नीति की जब हम तुलना करते हैं तो हम पाएंगे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश हो सकता है, भारत भी जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। लेकिन भारत की जो सबसे बड़ी खासियत है वो यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कार्यकारी लोकतंत्र है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। अब ये फंक्शनिंग डेमोक्रेसी और एक फंक्शनिंग डिस्पोटिज्म, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को उसके लोकतंत्र होने का हर जगह फ़ायदा मिलता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन को उसका एक अधिनायक तंत्र होने का हर जगह नुकसान मिलता है। लेकिन आर्थिक मुद्दे पर ये लोकतंत्र का न होना और अर्थव्यवस्था को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के बियॉन्ड जाकर के मैनेज करने की जो क्षमता है चीन में, इसने 1970 के बाद चीन की अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास किया और 1990 आते आते चीन दुनिया की मजबूत आर्थिक शक्ति बन गई। अब लोकतंत्र की कमी, मानवाधिकार में खराब रिकॉर्ड होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और विदेश नीति में चीन की धमक सुनाई देने लगी। 1990 के बाद जब सोवियत संघ का विखंडन हुआ और द्विध्रुवीय व्यवस्था का एक मजबूत ध्रुव ढह गया, तो चीन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वह सोवियत संघ का स्थान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ले। और चीन के साथ एक फ़ायदा ये था कि भले ही चीन की राजनीतिक हैसियत कमज़ोर, लेकिन चीन की आर्थिक हैसियत काफ़ी मजबूत थी। अब सबको पता है कि चीन, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग हब, दुनिया भर के उत्पादन जो हैं वो चीन में होते हैं। चीन दुनिया भर में मैन्युफैक्चर्ड गुड सप्लाई करने का एक सबसे बड़ा केंद्र बन करके उभरा है। अमेरिका चीन का सबसे बड़ा आलोचक, लेकिन अमेरिका चीन का
सबसे बड़ा, जिसको हम कहते हैं इम्पोर्टर, भारत भी चीन का सबसे बड़ा आलोचक। चीन के लोकतंत्र, चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड, चीन में अल्पसंख्यकों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार, इन सबों की अमेरिका भी आलोचना करता है और भारत भी आलोचना करता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1990 के बाद राजनीति के बजाय अर्थव्यवस्था का महत्व तो बढ़ गया। अब ऐसी परिस्थिति में चीन के साथ खराब संबंधों का जोखिम न तो अमेरिका ले सकता और न भारत ले सकता। अब इस परिप्रेक्ष्य में जब आप भारत चीन संबंध और चीन अमेरिका संबंध का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि यही कारण है कि तमाम राजनीतिक कमियां होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की साख दिनों दिन बढ़ते जा रही है। आप देखेंगे कि WTO वार्ता के दौरान भारत और चीन एक मंच में, ज़्यादातर WTO वार्ता के दौरान अमेरिका और ज़्यादातर यूरोपीय देश टेबल के एक तरफ होते हैं और चीन सहित तीसरी दुनिया के ज़्यादातर देश टेबल के दूसरी तरफ होते हैं। यानी अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारे आर्थिक हित चीन के साथ जुड़े हुए, लेकिन हमारे राजनीतिक हित, ज़्यादातर राजनीतिक हित अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ जुड़े। अब इस बदली हुई परिस्थिति में भारत को फूंक फूंक करके कदम रखना। अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना संकट के कारण पूरे विश्व की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उथल पुथल मचा हुआ है। जितनी भी स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संस्था हैं वो एक एक करके दरक रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संस्था, खास करके संयुक्त राष्ट्र संघ की जो चुप्पी है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के किसी भी स्टूडेंट के लिए बड़े आश्चर्य की बात है। आप देखिए, आज चौथा महीना है कोरोना संकट का और संयुक्त राष्ट्र संघ की आज तक एक भी बैठक नहीं। क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक होगी तो चीन की आलोचना होगी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन के प्रभाव को आप इसी से आंक सकते हैं कि पिछले 4 महीने में संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की एक भी बैठक नहीं। WHO चीन के खिलाफ कोरोना संकट को लेकर के कोई भी प्रस्ताव पास नहीं कर सका। यहाँ तक कि उसने चीन की एक माइल्ड क्रिटिसिज्म भी नहीं की कि उसने कोरोना से संबंधित शुरुआती जानकारी दुनिया से छिपाई। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इन पोस्ट कोरोना वर्ल्ड, वर्तमान में कोरोना एक बहुत बड़ा संकट है। कोरोना संकट के बाद की जो वैश्विक व्यवस्था उभर करके सामने आएगी, हम सब उसका अनुमान ही लगा सकते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार अमेरिका और चीन के संबंध बदलेंगे, किस प्रकार भारत और चीन के संबंध बदलेंगे। लेकिन एक अनुमान जो हम लोग राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते लगा सकते हैं वो यही है कि या तो पोस्ट कोरोना पीरियड चीन की आर्थिक और राजनीतिक ताकत वैश्विक राजनीति पर और ज़्यादा मजबूत होगी, या वो अचानक ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगी। ये दो एक्सट्रीम जो सिचुएशन है वो आज हमारे सामने है। मैं जब ये बात आपको बता रहा हूँ तो इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि पोस्ट कोरोना पीरियड में, कोरोना संकट के बाद का जो विश्व हमारे सामने आएगा 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की वही दुर्दशा होने वाली है जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की हुई थी, लीग ऑफ नेशन की हुई थी। लीग ऑफ नेशन प्रथम विश्व युद्ध रोकने में असफल रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ कोरोना संकट को इतना बड़ा बनने से रोकने में असफल रहा।
आज पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे अफरा तफरी मचा हुआ, कोई इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन नहीं। WHO की दैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना संकट से निपटने की न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय रणनीति है, न ही सारे देश अपनी अपनी समस्याओं में उलझे पड़े। कोरोना संकट को लेकर के कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी सोशल मीडिया में है। एकेडमिक फील्ड में हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आने वाले जो महीने और वर्ष हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को बदलने जा रही है। और कोरोना संकट के बाद जो वैश्विक व्यवस्था उभर करके सामने आएगी वो कोरोना संकट के पहले की वैश्विक व्यवस्था से निश्चित रूप से अलग होगी। वो क्या मोड़ ले, किस प्रकार कोरोना संकट से पहले की जो वैश्विक व्यवस्था है वो कोरोना संकट के बाद की वैश्विक व्यवस्था से अलग होगी, इसके बारे में हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। एक बात तय है कि चीन की वैचारिक जो दोहरापन है वो अब विश्व के सामने खुल कर के सामने है। अब देखिए, कोरोना के बारे में ही चीन ने आज तक दुनिया को सही बात नहीं बताई। कितने लोग मरे, ये बीमारी कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, कितने लोगों की मौत हुई, और इन सब के कारण पूरे दुनिया में चीन के खिलाफ गुस्सा जो है वो बड़े पैमाने पर है। अब आने वाले दिनों में क्या पूरी दुनिया अपने आर्थिक हित को दरकिनार कर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन को अलग थलग करने का प्रयास करेगी, या चीन अपनी आर्थिक ताकत का एक बार फिर इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी राजनीतिक और आर्थिक हैसियत और मजबूत कर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर समय के गर्भ में है, और राजनीति विज्ञान के शिक्षक होने के नाते और आप सब विद्यार्थी होने के नाते हम स्पेकुलेटिव बातों पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते। निष्कर्ष ये है कि एक छात्र के रूप में आपको इतना जानना चाहिए कि चीन की विदेश नीति एक क्लोज्ड सेक्रेट रहा, एक बंद मिस्ट्री इसको बोलते हैं। चीन के बारे में हम उतना ही जानते हैं जितना चीन हमें बताना चाहता है। चीन के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें, चीन के अंदर क्या हो रहा है, और समाजवादी क्रांति के दौरान क्या हुआ, उसके बाद की सांस्कृतिक क्रांति के दौरान क्या हुआ, कितने लोग उसमें मरे, चीन में मानवाधिकार की क्या स्थिति है। लेकिन इन सबों के बावजूद आप दुनिया के जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़े देश से अलग थलग भी नहीं रह सकते। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी के रूप में हम सबों को चीन के महत्व को स्वीकार करें। और आप देखेंगे कि जब आप चीन की विदेश नीति का अध्ययन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उसके दायरे में पूरी दुनिया आ जाती है। चीन तो भारत का पड़ोसी है। चीन के साथ हमारा सुरक्षा कवच प्राचीन काल से रहा है, हिमालय पर्वत। चीन और भारत के बीच हिमालय पर्वत। आज भी आप देख रहे हैं कोरोना चीन में सबसे पहले आया, लेकिन वो भारत में नहीं आ सकता, क्योंकि चीन और भारत के बीच आज भी कोई बहुत डेवलप्ड लैंड रूट नहीं, कोई बहुत डेवलप्ड रेल रूट नहीं, या रेल रूट तो है ही नहीं। तो चीन के साथ हमारे संबंध जो हैं वो शुरुआती दौर से ही हम चीन के साथ अपने संबंधों की सीमाओं को जानते हैं, और हम और हमारे जो भारतीय नेतृत्व, नेहरू से लेकर के और नरेंद्र मोदी जी तक,
वो चीन के साथ अपने रिश्ते को लेकर के बहुत ही, जिसको हम कहते हैं कि बहुत ही सेलेक्टिव रहा। और 1962 के युद्ध के बाद चीन के साथ हमारी जो विदेश नीति है उसका सिर्फ एक आधार रहा कि ना तो हम चीन के साथ उलझना चाहते हैं, और अगर चीन हमारे साथ उलझने की कोशिश करेगा तो हम उसका पर्याप्त प्रत्युत्तर दें। और आप सबने देखा कि अभी साल भर पहले डोकलाम, मैंने आप सबको बताया कि भारत चीन संबंध में डोकलाम पर अलग से शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिएगा। तो डोकलाम संकट जो था, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स के माध्यम से आपको बताया कि वो भारत और चीन के बीच संबंध का जो है वो एक माइलस्टोन। 1962 युद्ध के बाद पहली बार एक आमने सामने की तनातनी जो चीन और भारत में हुई वो डोकलाम में हुई। और वहाँ पे पूरी दुनिया या दुनिया के ज़्यादातर देश जिनका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्व, उनकी सहानुभूति और उनका समर्थन डोकलाम विवाद में भारत के साथ था। पहली बार दुनिया ये देख करके खुश हो रही थी कि चलो चीन के साथ कोई देश ऐसा है जो सीना तान कर खड़ा। और डोकलाम विवाद में भारत की जो मजबूत स्थिति थी और जिस तरह से लगभग 45-50 दिनों तक आमने सामने, जिसको हम कहते हैं आई बॉल टू आई बॉल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, और आशंका हो रही थी कि कभी भी वो फुल फ्लेज्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भारत बदल चुका है। भारत आज 1962 का भारत नहीं। चीन को भी ये पता है कि भारत अब परमाणु संपन्न देश, भारत दुनिया की एक मजबूत आर्थिक ताकत है, और भारत से अब अपने संबंध खराब करना चीन के लिए राजनीतिक और आर्थिक दोनों हिसाब से नुकसानदायक। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आने वाले दिनों में हम ना तो चीन से बिल्कुल अलग रह सकते हैं और ना हम चीन के बिल्कुल साथ रह सकते हैं। हमें ये देखना है कि चीन के साथ संबंधों में हमारा क्या फ़ायदा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत सारी लड़ाइयाँ हमें चीन के साथ लड़नी होगी, जिनमें खासकर आर्थिक मुद्दे पर जो लड़ी जाने वाली लड़ाइयाँ हैं उसमें चीन हमारा एक मजबूत पार्टनर है। लेकिन राजनीतिक मोर्चे पर, स्वतंत्रता के मामले में, अधिकार के मामले में, मानवाधिकार के मुद्दे पर हमें चीन के खिलाफ भी खड़े होने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो विदेश नीति में इन सारे तथ्यों को ध्यान में रख करके और पोस्ट कोरोना पीरियड में भारत को चीन के साथ अपने संबंधों का पुनर्निर्धारण करना होगा। बदली हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत चीन संबंध और भारत अमेरिका संबंध क्या रुख लेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम सब उसके भागीदार बनेंगे